हेलो बच्चों। वास्तविक संख्याएं चैप्टर हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं। 3 एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ए, बी और सी। आज लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की है 1D। इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके बाद कल से हम लोग नया चैप्टर बहुपद पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो इस एक्सरसाइज का पहला सवाल है कि एक धन पूर्णांक दिया गया है 6a + 5। ठीक है, 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक कौन सा होगा। ठीक है, मतलब एक धन पूर्णांक दिया गया है 6a, ठीक है, +5 से पहले कौन सा पूर्णांक आ रहा है। तो ठीक पहले, जैसे अगर हमसे कहा जाए कि 5 से पहले कौन सी संख्या आ रही है, तो क्या करेंगे, 5 में से 1 घटा देते हैं तो 4 आ जाती है। ठीक इसी प्रकार से 6 + 5 में से 1 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 6a + 4। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे सवाल में पूछा गया है कि अपरिमेय संख्या क्या होगी। दूसरे सवाल में पूछा गया है, आप लोग अपनी किताब में देखते रहिए। सवाल नंबर 2 है, अपरिमेय संख्या कौन सी होगी। पहला दिया गया ऑप्शन 22/7। तो हम जानते हैं कि 22/7 जो होती है वो एक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि जब हम 7 का 22 में भाग देते हैं तो हमें एक ऐसी संख्या मिलती है जो एक निश्चित अंतराल के बाद वही संख्या बार बार रिपीट होती रहती है। और परिमेय संख्या क्या होती है, उनमें क्या है, अपरिमेय संख्या में जब हम भाग देते हैं तो वो संख्याएं इनफाइनाइट तक तो जाती हैं लेकिन रिपीट नहीं होती हैं, संख्या बदलती रहती है हमेशा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है, ये तो परिमेय होती है। दूसरा दिया गया ऑप्शन यहाँ पे पाई, और हम जानते हैं पाई कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है 0.69। दशमलव के बाद अगर कोई भी संख्या शांत हो जाती है, रुक जाती है, तो वो भी परिमेय संख्या होती है। ऐसा हमने पढ़ा है पिछले वीडियो में। और क्या दिया गया है, 5/√16 दिया गया है। 5/√16, 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4। तो ये कैसी संख्या हो गई, ये हो गई परिमेय संख्या, क्योंकि जब भी कोई संख्या a/b के रूप में मिलती है तो वो कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या। ठीक, तो इसका मतलब अपरिमेय कौन सी हुई, पाई। तीसरा सवाल क्या कह रहा, एक संख्या दी है 4√3 और पूछा गया है कि ये संख्या ये कैसी है, 4√3 कैसी संख्या है। तो हम बता सकते हैं, हम जानते हैं कि √2, √3, √5, √7, √11, मतलब ये कैसी संख्याएं हैं, इनको हम जानते हैं ये सब सारी अभाज्य संख्याएं हैं। 11, 13, 17 ऐसे ही इनफाइनाइट ऐसी संख्याएं होती हैं जो ये होती हैं प्राइम नंबर। ये सिर्फ स्वयं से और 1 से विभाजित होती हैं, और जब ये संख्या रूट के अंदर लिखी होती हैं तो ये कैसी हो जाती हैं, अपरिमेय संख्या हो जाती हैं सारी। ठीक है, इन सारी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। इनमें हम चाहे किसी भी संख्या का गुणा कर दें, ठीक है, तो हमेशा वो अपरिमेय संख्या रहेगी। तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पे √3 में काहे का गुणा हो रहा है, 4 का, तो इसका मतलब 4√3 भी एक अपरिमेय संख्या ही होगी। जब √3 में √3 का ही गुणा करें, ठीक है, रूट की ही किसी संख्या का गुणा करें उसी संख्या का, तो वो संख्या परिमेय हो जाएगी, तब वो अपरिमेय नहीं रहेगी। तो 4√3 कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अपरिमेय संख्या होगी। चौथा सवाल, निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या कौन सी होगी। सवाल नंबर 4 है, पहला ऑप्शन दिया है √5। ठीक है, परिमेय पूछा गया है। √5 कैसी होती है, अपरिमेय होती है। √5 कैसी है, अपरिमेय संख्या है। फिर दिया है √1। ठीक है, √1 मतलब 1 का वर्गमूल निकालोगे तो वो 1 ही आएगा, और 1 के बटे में 1 लिख सकते हैं, तो ये a/b के फॉर्म में हो गई। इसका मतलब ये कैसी हो गई, परिमेय। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला इसी में तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है 1 + 4/9, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका लासा लेंगे तो क्या आएगा, 9, और 9 एक 9 और 4 13, तो √13 और 9 का वर्गमूल 3, तो इसका मतलब रूट की संख्या मिल रही है 13, तो ये अपरिमेय होगी। तो परिमेय केवल एक ही होगी। और आखिरी संख्या भी ऐसी है। आखिरी संख्या क्या है, √2.5। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये भी अपरिमेय ही आएगी। कैसे, 2.5 है, दशमलव हटाएंगे तो बटे में 10, 5 × 25, 5 दूनी 10, तो ऊपर बचा है 5 और बटे में 2,
अगर अलग अलग करें तो √5 आएगा, नीचे आएगा √2। तो ये कैसी हैं दोनों? अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो केवल परिमेय कौन सी मिलेगी? √1। पाँचवा सवाल। पाँचवें सवाल में कह रहा है कि निम्नलिखित में परिमेय संख्याएं कौन सी होगी? पहला ऑप्शन दिया गया है 2.732416 ... हमने पीछे पढ़ा है कि जब भी दशमलव के बाद ऐसी संख्याएं आए जो इनफाइनाइट तक तो जा रही है लेकिन रिपीट नहीं हो रही संख्या, जब संख्याएं रिपीट नहीं होती हैं तो वो कहलाता है अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, ऐसा हमने पढ़ा है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है √7। और √7 कैसा है? रूट के अंदर अभाज्य संख्या है, √7 इसलिए अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय हो गई। ठीक है, और क्या दिया गया है? 2.737373 ये दिया गया है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? पहली बात तो ये है कि ये इनफाइनाइट तक नहीं जा रही, कुछ भाग देने के बाद शांत हो जा रही है। दूसरी बात, रिपीट भी हो रही है, इसका मतलब यही कैसी होगी? परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अगर रिपीट हो रही है इनफाइनाइट तक तभी परिमेय है, ये भाग देने के बाद शांत हो जा रही है, रुक जा रही है संख्या अगर, तो परिमेय होती है। ठीक है, और क्या दिया गया है? √9। ये तो हम जानते ही हैं कैसी संख्या होती है, ये तो ऑलरेडी भाई इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? दशमलव हटाएंगे, बटे में 0 बढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा √9/√10। और √9 का वर्गमूल 3 होता है, और अपन में √10, ये तो अपरिमेय होता ही है। ठीक है, तो परिमेय कौन सी हुई? केवल ये वाली संख्या परिमेय संख्या हो जाएगी। छठा सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6 कह रहा है कि 98 एक संख्या दी गई है कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करो। ठीक है, तो हम जानते हैं कि गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, इस तरीके से लिख लेंगे और सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या से भाग देना शुरू करते हैं। अगर छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी 2। तो 2 से जब भाग देंगे तो पहले ये देख लें क्या इसमें 2 से भाग जा रहा है। हमें मालूम है 2 से सिर्फ वही संख्याएं विभाजित होती हैं, मतलब भाग जाता है, जिनके इकाई के स्थान पे, ये इकाई का अंक है 0, 2, 4, 6 और 8 हो। ठीक है, तो वो संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं, तो ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 चौक 8, 2 नेम 18। अब ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। और 49 हमें पता है किससे विभाजित होता है? 7 से विभाजित होता है। 7 सत्ते 49, 7 एकम 7। तो फैक्टर क्या है? 2 × 7 × 7। 2 गुणे इसको लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। ये इसके अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, ऑप्शन में आप लोग देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। सातवां सवाल। सातवें सवाल में कह रहा है 726 एक संख्या दी गई है, 275 एक संख्या दी गई है। दोनों का हमें मासा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मासा। तो हम क्या करेंगे? दोनों के फैक्टर ज्ञात कर लेंगे। तो 726 के फैक्टर करेंगे, पहले 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2 जा रहा है इसमें क्योंकि इकाई के स्थान पे 6 है। 2 2 तियाँ 6, 3 बार जा रहा है, 1 बचा, 2 चंग 12, 2 तियाँ 6। अब यहाँ 2 से भाग नहीं जाएगा, ये संख्या 3 से विभाजित हो रही है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। ठीक, अब ये संख्या 3 से विभाजित नहीं हो रही है, ये संख्या अब इसमें भाग दे के देखते हैं 7 से। 7 एकम 7, ये संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी, ये विभाजित हो रही है 11 से विभाजित हो रही है। 11 11 121, 11 एकम 11। इसका मतलब 726 के जो फैक्टर आए वो क्या है? 2 × 3 × 11 × 11। ठीक है, इसी तरीके से हम 275 के भी फैक्टर ज्ञात कर लेंगे, गुणनखंड। ठीक है, इसमें क्या है? इकाई के स्थान पे 5 है, जब भी इकाई के स्थान पे अगर 5 दिखाई पड़ रहा है तो हम उसे 5 से भाग दे सकते हैं। तो 5 25, 2 बचा, फिर 5 25। अब 55 है, फिर 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 एकम 11। तो फैक्टर क्या है? 5 × 5 × 11। मासा ज्ञात करना है, मतलब HCF ज्ञात करना है इसका। मासा हमें पता क्या होता है? दोनों फैक्टर में, दोनों गुणनखंडों में जो संख्या कॉमन आए।
देखो 2 यहाँ है, 3 यहाँ पे ना 2 है ना 3 है, यहाँ 5 है पर ऊपर 5 नहीं है, लेकिन 11 एक ये है, 11 एक यहाँ पे, मतलब एक जोड़ा मिला, एक बार 11 कॉमन मिल रहा है, इसका मतलब 11 को बाहर निकाल लेंगे। अब दोबारा 11 है, अगर एक बार 11 और होता तो इस 11 को भी निकाल लेते, लेकिन अब नहीं है, तो केवल एक संख्या यहाँ पे कॉमन मिली 11, तो वही इसका मासा हो जाएगा 11। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8। आप लोग अपनी किताब में देखते रहिएगा। तो सवाल नंबर 8 में कह रहा है कि एक संख्या दी गई है, एक संख्या दी है n स्क्वायर माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1 कह रहा है कि n स्क्वायर माइनस 1 8 से n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होती है यदि n है। कैसा होगा? वो कह रहा है कि n स्क्वायर माइनस 1 एक ऐसी संख्या है जो 8 से कट रही है, मतलब जिसमें 8 से भाग जा रहा है, वो भी कब, मतलब वो भी तब जब n का मान कैसा हो, मतलब n की वैल्यू कैसी हो। ऑप्शन कुछ दिए गए हैं यहाँ पे, पूर्णांक दिया गया है कि मतलब n पूर्णांक होगा, n प्राकृत संख्या होगी, n सम होगी या विषम होगी, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो देखिए रख के देख लेते हैं, हमें मालूम है पूर्णांक क्या होता है। सबसे पहले पूर्णांक के देखते हैं। पूर्णांक होता है 0 1 2 3 4, ये सारे क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। तो रख के देते हैं। अगर हम एक को यहाँ पे रखें तो क्या आएगा? 1 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर क्या आएगा? 1 माइनस 1 बराबर 0। 2 को रख के देख लेते हैं। 2 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 2 दूनी 4 माइनस 1 बराबर कितना आया? 3। क्या 3 में 8 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं लेंगे। 3 को रख के देख लेते हैं। 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 3 9 माइनस 1 बराबर 8, लेकिन इसमें 8 का भाग चला जाता है। अब की बार 4 रख के देख लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर माइनस 1, 4 चौको 16 माइनस 1 बराबर कितना हुआ? 15, इसमें 8 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है, इसमें जा रहा है। और अगली संख्या क्या होगी? 5। तो 5 रख के देख लेते हैं। 5 स्क्वायर माइनस 1 बराबर 25 माइनस 1 बराबर 24, इसमें 8 का भाग जाता है, 8 3 24। तो हम यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि जब हम विषम संख्या रखते हैं, जब हम विषम संख्या रखते हैं तो 8 का भाग चला जाता है, और जब सम संख्या रखते हैं तो 8 का भाग नहीं जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आंसर क्या होगा? विषम संख्या। सम भी दिया है, विषम भी दिया है, विषम संख्या होगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इनमें से ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी सम और विषम शायद दोनों संख्याएं हैं। और प्राकृत संख्या लेंगे, प्राकृत संख्या क्या होती हैं? उनमें जीरो नहीं होता। पूर्ण संख्या पूर्णांक में जीरो भी होता है, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती हैं, जीरो उसमें नहीं आता। ठीक है, तो इनमें सम और विषम सारी संख्याएं होती हैं। यहाँ पे केवल हमें विषम संख्या रखने पे आंसर मिल रहा है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? विषम संख्या। ठीक है, नंबर सवाल 65 और 117 के SCF। नंबर सवाल दिया गया 65 और 117 के SCF को 65M, ये SCF दिया गया यहाँ पे, कितना दिया गया? 65M माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जा सके तो M का मान ज्ञात करो। तो देखो हम इन दोनों संख्याओं का SCF ज्ञात कर लेते हैं। पहले क्या ज्ञात कर लेते हैं? SCF। जो SCF आएगा वही हम इसके बराबर कर देंगे और M की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। तो 65 के फैक्टर करेंगे। 65 को क्या लिख सकते हैं? 65 को लिख सकते हैं 5 गुणे 13, क्योंकि 13 पंचे 65 होता है। ठीक है, इसी प्रकार से 117 को क्या लिख सकते हैं? 104। ठीक है, तो इसी प्रकार से ठीक है,
इसी प्रकार से 117 क्या लिख सकते हैं, 117 लिख सकते हैं 13 गुणे 9, 13 गुणे, काट के देख लेते हैं 117 को अगर हम काट के देखें 3 से कटेगा ये, 3 तियाँ 9 और 3 नेम 27, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9 और 13 एकम 13। ठीक है, अगर हम गुणनखंड करके देखते हैं, इसके फैक्टर करके देखते हैं तो हमें क्या मिलता है, 3 गुणे 3 गुणे 13। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 13 लिख सकते हैं। ठीक है, तो HCF क्या होता है, मासा होता है। तो मासा क्या है, इन दोनों फैक्टर में जो कॉमन संख्या आती है, कॉमन क्या आ रहा है, केवल 13 कॉमन मिल रहा है, तो इसका मतलब 13 इसका मासा हो जाएगा। और हमें मासा यहाँ पे कितना दिया गया है, 65m - 117 बराबर 13, इसके बराबर कर देंगे इसको। इसलिए 65m बराबर 117 माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 117 प्लस 13, इसको जोड़ देंगे तो 7 3 10, 1 1 2 1 3 और 0 1, इसलिए m बराबर 130/6, 6 दूनी 12, 13 17 13, ये 6 नहीं है, ये यहाँ पे है, लिखने में कुछ मिस्टेक हुई है, 65 है ये। ठीक है, तो भाग जाएगा 65 का ये। ठीक है, अब ये कट जाएगा, 65 दूनी 130, इसलिए m की वैल्यू कितनी आई, m बराबर आ गया ये 2। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल, 10वां सवाल देखते हैं। 10वें सवाल में कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 70 और 125, दो संख्याएं हैं 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेष फल 5 और 8 प्राप्त हो। ठीक है, मतलब एक ऐसी संख्या है जिससे इन संख्याओं में भाग देने पर कितना शेष बचे, 5 और 8। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन संख्याओं में से वही संख्या घटा देते हैं, कौन कौन सी जो शेष बच रही है। ठीक है, तो 70 में से कौन सी घटा देंगे, 5, और इसमें से घटा देंगे 8, तो ये कितना आ जाएगा 65, और ये कितना आएगा 117। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब भी सबसे बड़ी संख्या की बात आती है तो हमेशा हम मासा ज्ञात करते हैं, और छोटी से छोटी संख्या की जब बात आती है तो हम लासा ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इनका मासा ज्ञात कर देंगे। अभी हमने इसका मासा ज्ञात किया था, 65 को क्या लिखा था, 5 गुणे 13, और 117 को क्या लिखा था, 3 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, इसलिए मासा बराबर कितना आया था, मासा जो संख्या दोनों में कॉमन आती है, मतलब 13। ठीक, तो इसलिए सबसे बड़ी संख्या बराबर कितना आएगा, 13, यही इसका आंसर हो जाएगा। 11वां सवाल, दो धनात्मक पूर्णांक a और b को, a बराबर ये कुछ संख्या दी गई है, a और b के कुछ मान दिए गए। a बराबर कितना दिया गया है, x³ बाई स्क्वायर, b बराबर दिया गया है x बाई क्यूब। ठीक है, तो क्या कह रहा है, संख्याएं दी गई हैं तो इनका HCF ज्ञात करो। ठीक है, मासा ज्ञात करना है, तो इनको हम सब से पहले तोड़ लेते हैं। x³ को क्या ले सकते हैं, x गुणे x गुणे x। इसी तरह से बाई स्क्वायर को ले सकते हैं, बाई गुणे बाई, ऐसा ले सकते हैं इसको। इसी तरह से इसको ले सकते हैं x इंटू बाई का क्यूब, मतलब बाई कितनी बार, 3 बार, बाई गुणे बाई। एक चीज़ समझ लीजिए, जब भी x³ लिखा हो तो उसको लिखते हैं x गुणे x, मतलब x का 3 बार गुणा। ठीक है, और जब 3x लिखा हो तो इसका मतलब x प्लस x प्लस x। ठीक है, जब x³ मतलब x के ऊपर 3 घात लगी है तो इसका मतलब उसको 3 बार गुणा कर रहे हैं, और जब x के आगे 3 लिखा हो मतलब 3x, तो इसका मतलब उसको 3 बार
जोड़ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो हमने इसको अलग अलग ब्रेक कर लिया। अब हम इसका मासा आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, मतलब जो जो कॉमन मिलेगा। देखो सबसे पहले एक x कॉमन मिला तो x निकाल लिया, फिर यहाँ पे x है, अब यहाँ पे कोई x नहीं है, इसका मतलब x कॉमन नहीं आ रहा। अब एक y है यहाँ पे, तो एक y आ गया, y निकाल लिया। फिर एक बार y है, एक बार y फिर मिल गया हमें, तो y निकाल लिया। अब यहाँ पे y है पर ऊपर y नहीं है, यहाँ पे x है नीचे x नहीं, इसका मतलब यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इनका गुणा कर देंगे, x y इंटू वाई स्क्वायर, इसको ले सकते हैं एक्स वाई स्क्वायर, यही इसका आंसर आ जाएगा। 12वां सवाल देखते हैं। 12वां सवाल भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है। p बराबर दिया गया है ए बी स्क्वायर, q बराबर दिया गया है ए क्यूब बी। ए बी स्क्वायर को ले सकते हैं ए गुणे बी, ए क्यूब को ले सकते हैं ए गुणे बी, ए को 3 बार, बी को 1 बार। इसका ज्ञात करना है लासा, इसका एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, एलसीएम मतलब लासा ज्ञात करना है। तो लासा के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो संख्या कॉमन आ रही है उसको लिख लेंगे, उसके बाद जितनी संख्याएं बच रही हैं उन सबको लिख लेते हैं। तो कॉमन कौन कौन सी मिल रही है, देखो एक बार ए मिला तो ए लिख लिया, इनटू अब ऊपर ए नहीं है नीचे ए है, उसको भी कॉमन नहीं ले रहे। बी मिला, फिर बी मिला, यहाँ भी एक बार कॉमन मिला तो बी लिख लिया, गुणे। अब क्या बच गया, देखो ये बचा, ये और ये 3 संख्याएं बची हैं, तो ए गुणे ऊपर बी है तो बी। ठीक है, सबसे पहले मासा लेने के बाद जो संख्याएं शेष रह जाएं उन सभी का गुणा कर देते हैं। तो ए कितनी बार, 3 बार, तो ए क्यूब, बी कितनी बार, 2 बार, तो बी स्क्वायर, ये इसका लासा हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है 13वां सवाल। 13वें सवाल में क्या कह रहा, एक शून्येतर, शून्येतर का मतलब हुआ शून्य से अलग, शून्य से इतर। ठीक है, शून्य के अलावा जितनी संख्या है उनकी बात हो रही है, शून्य को छोड़ के। एक शून्येतर परिमेय संख्या, ठीक है, मतलब शून्य नहीं है उसके अलावा सारी संख्याओं की बात हो रही है, और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, ये कह रहा है। परिमेय संख्या मतलब चाहे 5 लिखा हो, चाहे 4/5 लिखा हो, चाहे 1/2 लिखा हो, चाहे G2 लिखा हो, चाहे 3, मतलब इस टाइप की संख्याएं जो a/b के रूप में लिखी जा सकें, वो सारी परिमेय संख्याएं होती हैं, हम जानते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, जो रूट के अंदर लिखी होती हैं, √2, √3, √4, 4 नहीं क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 आ जाता है तो वो परिमेय हो जाती है, √5, √7, इस तरह से। वो कह रहे हैं इनका गुणा करें। अगर हम 5 का और रूट की संख्या मतलब अपरिमेय संख्या का गुणा करें तो क्या आएगा, 5√2, कैसा आएगा, अपरिमेय आएगा। इसी तरह से अगर हम 4 का गुणा करें 4/5 का, किस में, √3 में, तो क्या मिलेगा, 4√3/5। मतलब रूट की किसी भी संख्या का गुणा किसी भी परिमेय संख्या में करें, ये परिमेय संख्याएं हैं, तो हमेशा अपरिमेय संख्या मिलती है। क्या मिलती है, अपरिमेय संख्या, याद रखिए इसका आंसर क्या होगा, सदैव अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल है इसका, सवाल नंबर 14 नंबर सवाल। कह रहा है 1 से 10 तक, 1 से 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या। जब अधिकतम संख्या की बात आती है, बड़ी से बड़ी संख्या की बात आती है, तो किसकी बात करते हैं, मासा की बात करते हैं, एचसीएफ की बात करते हैं। और जब छोटी से छोटी संख्या की बात आती है, यहाँ पे न्यूनतम संख्या की बात, तो इसका मतलब लासा की बात हो रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 1 से 10 तक कौन संख्या आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, से विभाज्य न्यूनतम संख्या, तो जब लासा की बात आ रही है तो इन सभी संख्या को क्या करेंगे, लासा ज्ञात कर देंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, 1 2, भाई अगर हमसे कहा जाए कि 14 16 का लासा ज्ञात करो, तो हम क्या करते हैं, इस तरह से करते हैं, भाग देते चले जाते हैं, जो संख्या आती है उनका गुणा कर देते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से इनको भी ऐसे लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, सबसे पहले छोटी संख्या 2 से अगर कोई संख्या कट रही है तो काटते हैं। 1 तो 1 ही है, उसको लिखा रहने देंगे। 2 में भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 3 में जाता नहीं, जिस संख्या में भाग नहीं जाता उसको वैसे लिख देंगे। 4 में जा रहा है, 2 दूनी 4,
5 में नहीं जाता है, 2 तियाँ 6, 6 में जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, 2 चौक 8, 8 में जाएगा, 9 में नहीं जाएगा और 2 पंचे 10। जिन जिन संख्याओं में 2 का भाग चला गया हमने दे दिया। क्या अभी भी कोई संख्या ऐसी हैं जिनमें 2 का भाग जा रहा है? जा रहा है। कौन सी? ये और ये। तो 2, 1 का 1, 1, 3, 2 एकम 2, 5, 3, 7, इनमें 2 का भाग नहीं जा रहा है। 2 दूनी 4, 9 और 5। अभी भी 2 का भाग जा रहा है एक संख्या में, फिर देंगे 1, 1, 3, 1, 5, 3, 7, 2 एकम 2, 9, 5। ठीक है। अब 2 का भाग किसी भी संख्या में नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे? 3 का भाग देंगे। 3 एकम 3, 1, 5 में नहीं जाता है, 3 एकम 3 यहाँ जा रहा है, 3 तियाँ 9 और 5। अभी भी 3 का भाग जाएगा। 3 एकम 3, 5। ठीक है। अब 5 का भाग देंगे क्योंकि 5 का भाग इनमें जा रहा है। तो 1, 1, 1, 1, जब तक सब जगह 1 नहीं आ जाएगा तब तक भाग देते रहेंगे। 5 एकम 5, 1, 7, 1, 5 एकम 5। अब केवल 7 बचा है तो 7 का भाग जाएगा। 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1। ठीक है। तो इसका मतलब क्या आया? इन सभी संख्याओं का कर देंगे गुणा, तो आएगा लासा लिखो चाहे लिखो, सबसे न्यूनतम संख्या, सबसे न्यूनतम संख्या बराबर सभी संख्याओं का कर देंगे गुणा। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 कर दीजिए गुणा। 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360। अब बचा क्या? 7 गुणे 7। तो इनका गुणा करेंगे कितना आएगा? 7 0 0, 7 छंग 42, हासिल 4, 7 21 4, 25। तो आंसर आया 2520। इसका मतलब 2520 ऐसी संख्या है जिसमें इन सभी संख्याओं का भाग जा रहा है, 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं। तो बहुत अच्छा सवाल है ये, कंपटीशन में भी ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं का भाग जा रहा है, तो कौन सी होगी? 2520। ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो चैप्टर ये समाप्त हो चुका है। जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखे हैं वो 1 से लेकर सारे पार्ट 6 तक सारे वीडियो देखें और पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद नया वीडियो कल आएगा। अगला चैप्टर पढ़ेंगे बहुपद, पॉलिनोमियल। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।